कभी सोचा है कि एक ही तरह के ग्राहक, एक ही बाजार, लेकिन दो बड़ी रिटेल कंपनियों की कहानी इतनी अलग कैसे हो सकती है? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है खरगोश और कछुए की। एक तरफ किशोर बियानी का बिग बाजार जो खरगोश की तरह तेजी से दौड़ रहा था, और दूसरी तरफ राधा कृष्णन दमानी का डी-मार्ट, बिल्कुल कछुए की तरह धीमा और सदा हुआ। चलिए देखते हैं कि इस दौड़ में असल में हुआ क्या। देखिए, सब कुछ शुरू होता है इन दो संस्थापकों की सोच से। उनकी फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क था, और इसी फर्क ने भारत के रिटेल की सबसे बड़ी लड़ाई की नींव रखी। तो बिग बाजार ने तो बाजार में धमाके के साथ एंट्री की, मतलब एक हाइपर मार्केट क्रांति ला दी। वहीं दूसरी ओर डी मार्ट ने बहुत ही खामोशी से एक एक कदम सोच समझकर अपनी शुरुआत की। तो सवाल यह है कि डी-मार्ट का सीक्रेट क्या था, उनका वो कौन सा जादू था? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही असरदार बिजनेस मॉडल था। उनका पूरा का पूरा काम करने का तरीका इस एक लाइन में छिपा है: सस्ता खरीदो, ज्यादा रखो और सादगी से बेचो। आइए जरा समझते हैं कि असल में इसका मतलब क्या था। देखिए, जहां बाकी सब 50% ऑफ के बड़े बड़े बोर्ड लगाकर ग्राहक खींच रहे थे, वहीं डी मार्ट ने एक सिंपल सा वादा किया: रोजाना कम दाम। और इसी वादे ने ग्राहकों का एक ऐसा भरोसा बनाया जो शायद किसी भी सेल से नहीं बन सकता था। और ये था उनका सबसे जीनियस सिस्टम, एक ऐसा फ्लाईव्हील जो अपने आप घूमता था और अपनी रफ्तार बढ़ाता जाता था। देखिए कैसे वो अपने सप्लायर्स को इंडस्ट्री से भी जल्दी, मतलब सिर्फ 11 दिनों में पेमेंट करते थे। जल्दी पेमेंट से उन्हें बेहतर डिस्काउंट मिलता था। फिर उस बचत का फायदा वो सीधे ग्राहकों को देते थे, जिससे कीमतें कम होती थी। कम कीमतों से जाहिर है ज्यादा ग्राहक आते थे और बिक्री बढ़ जाती थी। और ज्यादा बिक्री का मतलब है कि वेंडर्स को और भी जल्दी पेमेंट किया जा सकता है, जिससे ये पूरा का पूरा पहिया और तेजी से घूमने लगता था। ब्रिलियंट। इतना ही नहीं, डी-मार्ट ने कॉस्ट कटिंग को एक कला बना दिया था। महंगे मॉल्स में किराए की दुकान नहीं, बल्कि उन्होंने अपने स्टोर खरीदे। फैंसी इंटीरियर पर कोई फालतू खर्च नहीं, सब कुछ एकदम सिंपल। हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखकर लिया जाता था: एफिशिएंसी। तो इस बेहद अनुशासित और शायद कुछ लोगों को बोरिंग लगने वाले प्लेबुक का नतीजा क्या निकला? इसने भारत के पहले बड़े रिटेल युद्ध में डी-मार्ट को एक तरफा जीत दिलाई। ये चार्ट असल में पूरी कहानी बयां कर देता है। डी-मार्ट का मॉडल सिर्फ सामान नहीं बेच रहा था, वो असल में मुनाफा कमा रहा था, और उसने अपने कॉम्पिटिटर को मीलों पीछे छोड़ दिया था। और आखिरी नतीजा इन आंकड़ों में है। एक कंपनी 12,800 करोड़ के कर्ज के नीचे दब गई, और दूसरी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की एक रिटेल जायंट बन गई। लेकिन ठीक उसी समय जब डी-मार्ट अपनी जीत का जश्न मना रहा था, पूरा खेल ही बदल रहा था। एक नया युद्ध का मैदान तैयार हो रहा था, और किसी को खबर भी नहीं थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है: क्या वही फॉर्मूला जो डी-मार्ट की जीत की वजह बना, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है? आज डी-मार्ट पर 3 तरफ से हमला हो रहा है, और ये हमले सीधे उसके बिजनेस की जड़ों पर हैं। एक तरफ है क्विक कॉमर्स, जो सुविधा दे रहा है। दूसरी तरफ है जमीन की आसमान छूती कीमतें, और सबसे बड़ी चिंता, ग्राहकों की बदलती आदतें। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। यह है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब पुराने स्टोर्स की बिक्री कितनी बढ़ रही है। यह किसी भी रिटेलर की हेल्थ का सबसे जरूरी इंडिकेटर होता है। जो ग्रोथ कभी 11% के आसपास थी, वो अब गिरकर सिर्फ 2% पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये हमें आज की सबसे बड़ी टक्कर पर ले आता है। एक ऐसी टक्कर जो न सिर्फ डी-मार्ट बल्कि पूरे भारतीय रिटेल का भविष्य तय करने वाली है। खुद डी-मार्ट के सीईओ ने इस जंग को बिल्कुल साफ शब्दों में समझा दिया है। ये लड़ाई है वैल्यू बनाम सुविधा की। डी-मार्ट हमेशा वैल्यू के लिए जाना गया, लेकिन आज का ग्राहक सुविधा मांग रहा है। आज के नए खिलाड़ी डी-मार्ट को कीमत पर टक्कर देने की कोशिश भी नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकते, इसलिए वो एक बिल्कुल अलग मोर्चे पर लड़ रहे हैं: स्पीड और आसानी। आपका सामान मिनटों में आपके घर पर। ये एक ऐसी सुविधा है जो डी-मार्ट के मॉडल का हिस्सा कभी थी ही नहीं। तो पूरी बात आकर इसी एक सवाल पर टिक जाती है: क्या सबसे सस्ता होने के वादे पर बना एक साम्राज्य उस दुनिया में जिंदा रह सकता है जहां अब सबसे जल्दी की मांग हो रही है? डी-मार्ट की कहानी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।